Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें. तो आज हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ख़त्म किया और अब हम पढ़ने वाले हैं द एनसीईआरटी पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैं कोई पिछला रिवीजन नहीं दे रही हूँ क्योंकि इट जस्ट अ रिवीजन. ठीक है, रिवीजन ही है तो इसलिए पिछला बताने का कोई इसमें भी आपको अवचित ही नहीं बनता है. तो लेट्स स्टार्ट. लेट मी सिलेक्ट अ हाईलाइटर. और अब हम शुरू करने वाले हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द एनसीईआरटी मीन्स एनसीईआरटी बूटी. नाउ लेट्स स्टार्ट. The detailed structure of the plasma membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेल स्ट्रक्चर है वो 1950 जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया. इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई कर लेता है. एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी है मैग्नीफाई करके तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल ही करते हैं. तो 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर से वो कैसी होती है वो देखा गया. ठीक है, और इसी के साथ साथ केमिकल स्टडी भी चल रही थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. और केमिकल स्टडी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की देखी गई वो एक्चुअली रेड ब्लड सेल में देखी गई कि एक्चुअली क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं, क्या प्रोटीन है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें. ठीक है, और उन्होंने इन साइंटिस्ट ने पूरा स्ट्रक्चर जो है इनेबल किया कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है बच्चों. ठीक है, नाउ The study showed that cell membrane is mainly composed of lipid and protein. ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत देर से पढ़ रहे हो कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है. सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाय लेयर होता है जिनके बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स फंसे होते हैं जैसे इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, सो मेनी प्रोटीन. ठीक है, तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है प्रोटीन और लिपिड का. ठीक है, और ये जो लिपिड होते हैं इन्हें आप फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं जिनमें जो हेड होता है वो फॉस्फेट होता है, वो पानी को अट्रैक्ट करने वाला होता है, पानी से प्यार करने वाला होता है, हाइड्रोफिलिक होता है. जबकि जो लिपिड जो उसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो लिपोफिलिक होती है. जो हेड होता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है. पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब कि वाटर, एमिनो एसिड, शुगर. जबकि जो लिपिड होती है वो इन सब चीज़ों को हेट करती है. ठीक है, अरेंज इन अ बाइलेयर. ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये दो परतों में अरेंज रहते हैं. ठीक है, ऑल्सो लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट. ठीक है, जो लिपिड का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, लिपिड का अरेंजमेंट ऐसा है कि जो पोलर हेड है, ठीक है, पोलर हेड क्यों रखा गया, क्योंकि सेल को हमेशा पानी की आवश्यकता बनी रहती है बच्चों. अगर लिपिड पहले पैर उधर कर देते तो वो पानी को कभी अंदर ही नहीं आने देती. इसलिए सिंपल लिपिड हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसमें कंपाउंड लिपिड इस्तेमाल किया, हमने इसमें फॉस्फोलिपिड इस्तेमाल किया ताकि जो हेड है वो पानी को अट्रैक्ट करे और पानी सेल के अंदर आसानी से घुस सके. ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये बाय लेयर में अरेंज रहते हैं. इनका जो पोलर हेड रहता है वो पानी को अट्रैक्ट करता है, जबकि जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक रहती है, वो लिपिड की बनी हुई है और वो नफरत करती है पानी से. उसको लगता है मेरे पैर गीले ना हो जाएं पानी में. ये पढ़ाया मैंने आपको अभी. Towards the inner part, ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. ये मैंने आपको कितने बार समझाया. दो लेयर में अरेंज करने का एकमात्र कारण ये है, इनको ऐसा अरेंज हम इसलिए करते हैं कि लिपिड का कोई भी पैर पानी के अंदर एंट्री ना ले. समझ में आई बात, क्योंकि ऊपर से बाहर से भी सेल के अंदर पानी आ रहा है और सेल के अंदर खुद का पानी है विच इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. तो अगर आप लिपिड को ऐसा खुला छोड़ देंगे तो भी पानी में डूबने लगेगी, उसको ऐसा रख दोगे तो भी पानी में डूबने लगेगी. तो हमने क्या किया कि दोनों को ऐसा पैक कर दिया. एक हेड को साइटोप्लाज्म की ओर रख दिया और एक हेड को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ओर रख दिया और दोनों जो पैर हैं जो लिपिड के पैर हैं उनको जोड़ दिया ताकि कोई भी पैर जो है पानी से इंटरैक्ट ही ना करे. ठीक है, इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन एंड कंटिन्यूस विद द कोलेस्ट्रॉल. इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि एज अ बफर जो है काम करता है. ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी क्या, पहले मैं थोड़ा सा आपको बफर के बारे में बताऊंगी. हालांकि मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है. कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है. देखिए क्या होता है, जो आपकी लिपिड होती है, लिपिड क्या होता है, तेल क्या होता है, वो एक तरल पदार्थ होता है. ठीक है, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड टाइप की होती है. अब अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तब तो वो फ्लूइड रहेगी, पर अगर टेम्परेचर गिर जाए तो मेम्ब्रेन आपकी सॉलिड हो जाएगी. और अगर सॉलिड हो जाएगी तो किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा. तो जो
कोलेस्ट्रॉल होता है वो बीच में फंसा हुआ होता है और वो मेम्ब्रेन को कभी श्रिंक नहीं होने देता, तो वो टेम्परेचर में उनको विथस्टैंड करने में मदद करता है। एंड कोलेस्ट्रॉल इज अ बफर, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, पिछले के पिछला लेक्चर, ठीक है। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possess protein and carbohydrate, ठीक है। साथ ही साथ फिर बाद में बताया गया कि लिपिड और फॉस्फेट लिपिड के साथ साथ इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड जो है डिपेंड करता है कि कौन सी सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डिफरेंट सेल्स में अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है प्रोटीन और लिपिड का। मेनली 52% प्रोटीन होता है और 40% करीब लिपिड होता है। Depending on the ease of extraction, the membrane protein can be classified integral or peripheral protein, ठीक है, on the basis of कि कितना इंटीग्रिटी से वो मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, कितना स्ट्रांगली वो मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। There are two types of protein, एक जो मेम्ब्रेन में घुसे हुए रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है, वो होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। एक होते हैं जो मेम्ब्रेन के चारों तरफ होते हैं, उसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को आप आसानी से निकाल नहीं सकते हो बच्चों मेम्ब्रेन से, उनको निकालने के लिए आपको मेम्ब्रेन को पीसना पड़ेगा, ठीक है। नाउ peripheral protein lie on the surface of the membrane while the integral protein partially or totally buried on the membrane, buried मतलब धसे हुए, ठीक है। Now this is the structure of the plasma membrane which is given to your NCERT book. So cholesterol which act as a buffer and helps the plasma membrane to withstand in the adverse condition, prevent the leakage and shrinkage of the plasma membrane. There are so many proteins present over the plasma membrane. If the sugar is present over the lipid, this is called as glycolipid, and if the sugar present over the protein, this is called as glycoprotein, ठीक है। Plasma membrane is a bilayer model where the head present towards the external and internal environment and legs present, the tail present towards inner side, so that the legs never been exposed with the aqueous environment because they hate water. पुष्पा, I hate tears, तो ऐसे ही लिपिड भी बोलता है पुष्पा, I hate water, ठीक है। Now there are integral protein where the lipid glucose can present, this is called as glycoprotein, ठीक है। So this is the basic structure of the plasma membrane which is present into your NCERT. Now an improved model of the structure of the cell membrane was proposed by the Singer and Nicholson, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया 1972 में, इसे एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है इसमें ये बताया गया कि आपका जो लिपिड होता है वो सेमी सॉलिड होता है, मतलब वो लिक्विडी नेचर का होता है। इसके साथ ही इस लिक्विडी नेचर पे सारे प्रोटीन तैरते रहते हैं, ठीक है। सो इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ द वाटर, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन ओवर द बाइलेयर ऑफ लिपिड, ठीक है। एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इंश्योर्ड मेजर्ड एज ऑफ इट्स फ्लूइडिटी। इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन आपकी जितनी ज़्यादा फ्लूइड होगी, बच्चों समझो मेरी बात को, ये मैंने आपको बताया भी था, द फैक्टर विच अफेक्ट द फ्लूइडिटी, बताया था मैंने आपको, फैक्टर विच अफेक्ट द फ्लूइडिटी। देयर आर टू फैक्टर विच अफेक्ट द फ्लूइडिटी। नंबर वन, विच टाइप ऑफ फैट प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लिपिड। If the saturated fat is present in the tail of the lipid, ठीक है, आपको मैंने ये चीज पढ़ाई भी थी कि अगर सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है लिपिड की टेल में, ठीक है, अगर सैचुरेटेड टेल प्रेजेंट होती है तो आपका जो मेम्ब्रेन होता है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी लेस होती है। याद रखिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। ये बात आपको क्लियर हो गई कि सैचुरेटेड फैटी एसिड आर दोज टाइप ऑफ फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते। कार्बन चेन होती है बहुत लंबी, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है लास्ट में, पर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। अगर आपके लिपिड के चेन में ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे बच्चों, तो आपका जो मेम्ब्रेन है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा और फ्लूइडिटी लेस होगी। पर अगर आपकी मेम्ब्रेन में ऐसे वाले प्रेजेंट हैं लिपिड, तो आपके इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लूज होती है, तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। तो अगर फ्लूइडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, और अगर फ्लूइडिटी लेस है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे लेस टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया,
तो जो आपकी मेम्ब्रेन है वो जो जैसे तेल अगर आप घी को फ्रिज में रख दे तो घी जम जाता है ना, वैसे मेम्ब्रेन को अगर आप कम टेम्परेचर में रखोगे तो क्या होगा, मेम्ब्रेन जम जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे मेम्ब्रेन जमने लगे तो बहुत सारे जीव जो होते हैं वो कहाँ, बर्फ के नीचे रहते हैं, तो इन मेम्ब्रेन्स के बीच में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन्स को चिपकने नहीं देता, जिससे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। तो टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ लिपिड विच वी आर गोइंग टू विच is present into the lipid bilayer depend, these two factor explain the fluidity. ठीक है, now the fluid nature of membrane is also important point of the view function like cell growth, formation of formation of intracellular junction, secretion, endocytosis and cell division. membrane की, ये नहीं बताया था मैंने, ये देख लीजिए आप, ये पॉइंट समझिए कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ये डिपेंड, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अच्छी क्यों होनी चाहिए, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इसलिए अच्छी होनी चाहिए बेटा कि सेल का ग्रोथ अच्छा बने रहे। अब तुम कोई समझो कि मैं तुमको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मान लो कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, सपोज दैट आपको ही ट्रांसपोर्ट होना, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अब आप मुझे बताइए कि आप लकड़ी के दरवाजे से, मतलब दरवाजा नहीं है, आप दीवार को ज्यादा तेज से जल्दी से पार कर सकते हैं पानी को, आप सीधे सीधे बात करेंगे पानी को, कि मतलब जिसकी जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी होती है कोई भी चीज उसको आसानी से पार कर सकती है। अब मेम्ब्रेन को आपने लकड़ी का बना दिया है तो आप कोई भी चीज को कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में फ्लूइडिटी का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आपकी मेम्ब्रेन स्टिफ है तो सेल का बड़ी कैसे होगी, क्योंकि जैसी वो बड़ी होने जाती है तो मेम्ब्रेन वो अलग ही द्वारपाल बनी बैठी है, वो हिल ही नहीं रही है, तो सेल ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी मेम्ब्रेन फ्लूइड है तो आसानी से वो अपने मटेरियल को दूसरे सेल को ट्रांसपोर्ट करती है जुड़कर, पर अगर टफ हो आप, अगर आप सॉलिड हो गए हो तो आप किसी दूसरे सेल से आसानी से जुड़ ही नहीं सकते। फ्लूइडिटी की वजह से सिक्रीशन होते हैं। आपका मेम्ब्रेन अगर स्टिफ नहीं है, अगर अच्छा फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है, तो आप किसी भी चीज को अंदर ले सकते हो। द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, मतलब किसी भी चीज को सेल ईटिंग ऑफ एनीथिंग बाय द सेल, दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। पर अगर आपकी मेम्ब्रेन कड़क रखी हुई है तो कैसे कोई भी चीज खा सकते हो, ठीक है। सेल डिवीजन, किसी भी चीज को डिवाइड कर पाना, अगर वो नर्म है तो आसान है, फ्लूइड है तो आसान है, अब कड़क बने बैठे कैसे होगा, तो ये चीजें, ये फंक्शन जो है वो फ्लूइडिटी पे डिपेंड करते हैं। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का है वो है उसका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो वही मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाने देती है और सेल से बाहर आने देती है जो वो चाहती है। जो मैं नहीं चाहेगा तो मैं नहीं करेगा, ये वो वाला फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। Many of the molecules can move briefly across the membrane without the requirement of energy. बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जैसे कि द मूवमेंट ऑफ गैसेस, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मैंने आपको दो पैसिव ट्रांसपोर्ट के वो भी बताए। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along with the concentration gradient, ठीक है, from higher concentration to the lower concentration. Neutral solute जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो आसानी से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन मेथड। जैसे वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसी मेथड से आपका पानी भी मूव कर सकता है, पर पानी को मूव कराने के लिए वी हैव अनदर मेथड विच इज कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेथड। पर आपका पानी ऐसे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, मे बी ये नीट का क्वेश्चन बन जाए कि आप पैसिव ट्रांसपोर्ट के कौन से मेथड से पानी को ट्रांसपोर्ट करते हो। आपके पास ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, अगर सिर्फ ऑस्मोसिस दिया है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं दिया है, तो आप ऑस्मोसिस पे टिक करना, दोनों दिए हुए हैं एक साथ तो टिक करना, अलग अलग ऐसा नहीं आता, ठीक है। अब एज अ पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड बायलेयर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड है, शुगर है, ये लिपिड को बीच में पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कुछ कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है ताकि आप मेम्ब्रेन से इन पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके।
फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऐसे होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये सब मेम्ब्रेन को पार करते हैं फ्रॉम लोअर टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अगेंस्ट द concentration gradient, and this type of transport is called as active transport. मतलब आप तैर तो रहे हो पर वहां नहीं तैर रहे हो जहां नदी बह रही है, उसके ऑपोजिट. और ऐसे में आपको एक्सपेंड करनी पड़ेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एग्जाम्पल इज सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है, आई बात समझ में? सो ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा दी थी. आई होप कि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. मैंने आपको एक एक लाइन इसकी उस लेक्चर में ही बता दी थी, पर फिर भी जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि कहाँ से पढ़ा रही हैं, तो बेटा मुझे तो ये है पता है कि आपका कौन सा पेपर कहाँ से आएगा, तो मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी. आई होप यू लर्न एंड एन्जॉयड द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट सेल ऑर्गनल. तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच.